आज़ादी के दीवानों ने जाने बेमौत गवाई थी। हंसते हंसते पग पग पर दुश्मनों की चोटें खाई थी। बह चली खून की सरिता तब ये आज़ादी आई थी। और हम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हैं और आपके बीच हम उपस्थित हैं कहानी क्रांतिकारियों की अगली कड़ी के साथ। इस कड़ी विशेष में हम जिस कथा के साथ आपके बीच उपस्थित हैं उसकी शुरुआत कहाँ से करूं, कहाँ से उसे आरंभ करूं और किस मोड़ पे ले जा कर के छोड़ूं, ये दुविधा का विषय है। कहानी है आज की जुड़ी हुई महान क्रांतिकारी जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हुई। इससे पहले कि हम उनके जीवन की जुड़ी घटनाओं का जिक्र करें, हम सफ़र क्या आरंभ करते हैं रंगून से। रंगून में जो खूनी हस्ताक्षर हुआ, जब नेताजी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी जयमाला ढूंढ रही है, आज़ादी की जयमाल नरमुंडों से सजाई जाएगी। और वह व्यक्ति आगे आए जो अपने उस गूथे जाने वाले जयमाले में अपना मुंड देने के लिए, अर्थात अपना शीश देने के लिए तैयार हो, वह आगे आए। और फिर उनके आह्वान पर अनेक भारतीय सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर अपने नर मुंड को स्वतंत्रता की देवी की जयमाला में गूंथने के लिए अर्पित करने हेतु तैयार हो उठे थे। खूनी हस्ताक्षर का वह वाक्य है। जब यह हस्ताक्षर कराया जा रहा था तो उसकी एक शर्त रखी गई थी। शर्त उसकी थी कि वो केवल वो व्यक्ति ही आ सकता है जिसके माँ के कम से कम 2 संतान हो। 2 संतान कहने का अभिप्राय है 2 पुत्र हो। यदि कोई माँ के केवल 1 पुत्र थे तो सुभाष चंद्र बोस की जो शर्तें थी उसके अनुसार उसे उस सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता था। ऐसा होता है, एक लड़का जब वहाँ पहुँचता है, अपनी उस इच्छा व्यक्त करता है कि हम जो है सो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने उससे पूछा, तुम कितने भाई हो? उसका उत्तर होता है, मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान हूँ और पिता भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, केवल माँ मेरी है। सुभाष बाबू ने कहा कि तो तुम अपनी माँ की सेवा में जाओ, अपनी माँ की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है और परम धर्म वहाँ यही है कि अपनी माँ की सेवा करो। हम धरती माँ की सेवा भी करेंगे और धरती माँ की सेवा करने के साथ अपनी माँ की सेवा करना हमारा धर्म होता है, इसलिए तुम अपनी माँ की सेवा करने के लिए वापस चले जाओ, तुम इस सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते हो। सुभाष चंद्र बोस की सेना में सम्मिलित होने का सपना उसका जब टूटने सा लगा तो अपने थके कदमों से अपने माँ के पास वापस लौटता है। तब माँ उसे कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों नज़र आते हो? तुम्हारा चेहरा इतना इतना थका थका क्यों लगता है? अपनी बात रखते हुए कहता है, माँ मुझे धरती माँ की सेवा करने का अवसर सुभाष बाबू ने नहीं दिया। माँ पूछती है, ऐसा क्यों? तो अपनी शर्त तो सुनाता है, मैं भाई में अकेला हूँ, तुम्हारा इकलौता संतान हूँ, इसलिए माँ मुझे ये अवसर प्रदान नहीं किया गया। माँ कहती है, घबराने की बात नहीं है बेटे, मैं कल सुभाष से खुद बात करूँगी। और जब कल सुभाष चंद्र बोस के पास वो जाती है तो अपने बेटे के साथ जाती है और कहती है, क्यों रे सुभाष, तूने मेरे बेटे को क्यों नहीं सम्मिलित किया? सुभाष बाबू कहते हैं, आपका बेटा अकेला भाई है और आपकी बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए इसका धर्म होता है कि वो आपकी सेवा करे। फिर माँ अपने साथ खंजर लेके जाती है और अपने सीने में घोंप लेती है और कहती है, लो आज मैं इसे मुक्त कर देता हूँ उस कर्तव्य से जो बाधक बना हुआ है धरती माँ की सेवा करने के लिए। सुभाष बाबू की आंखें भीग गई और उन्होंने कहा, जब बलिदानी का यह भाव माँ में इस कदर जागृत हो गई हो तो अब वो दिन दूर नहीं जब हम आज़ाद होंगे। और तब सांस जिस माँ की थम रही थी उस माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और सुभाष के हाथों में थमा दिया और कहा, अब तो यह तेरे फौज में सम्मिलित हो सकता है। ऐसे थे नेताजी का व्यक्तित्व, कह सकते हैं हमारे नेताजी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनकी आवाज़ पर ऐसी
भावनाएं माता के हृदय में और हर व्यक्ति के हृदय में पनप जाता था। 1897 के 23 जनवरी को ओडिशा, उन दिनों अविभाजित कहले बंगाल में जन्मे सुभाष चंद्र बोस उत्कृष्ट प्रतिभा के, विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग शुरू किया था और संयोग ऐसा था कि इसी वर्ष इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में और सफल होने के बाद 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर वो सम्मिलित हो जाते हैं असहयोग आंदोलन में। गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। वह कहा जा सकता है कि गांधी जी के इस निर्णय से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी क्षुब्ध थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा नहीं, लेकिन गांधी जी के इस निर्णय का इन्होंने विरोध किया। फिर जब नेहरू रिपोर्ट आया, उसमें भी जो डोमिनियन गवर्नमेंट की बात की गई थी, इसका भी इन्होंने विरोध किया। स्वराज दल की स्थापना जब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की, तो उसका इन्होंने सपोर्ट किया, इसको समर्थन किया। 1938 और 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में चुने जाते। 1939 में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते गए दूसरी बार लगातार, तब गांधी जी ने ये कहा कि ये मेरी हार है, क्योंकि गांधी जी के समर्थित कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया। तत्पश्चात उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और यहाँ से सुभाष बाबू, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया था। हॉलबेल की जो एक प्रतिमा थी सार्वजनिक स्थल पर, उसका विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए इनको बंदी बनाया गया। बंदी जीवन जब इनको कारागृह में जब बंद किया गया, तो इन्होंने भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल करते हुए एक बात कही थी कि मैं जीऊँ या मरूँ, ये निर्णय लेना मेरा कर्म है, धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, और यदि मुझे रिहा नहीं किया गया तो मैं मृत्यु का वरण करूंगा। और इस स्थिति में मैं आप सबों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीयों को कहा था, हर भारतीय के अंदर स्वतंत्रता का बीज है और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि इस बीज को अंकुरित होने का अवसर दे। दासता सबसे बड़ा पाप है, गुलामी सबसे बड़ा पाप है। फिर इनको इनके ही घर में नज़रबंद कर दिया गया। जब इनको घर में नज़रबंद कर दिया गया, तो इन्होंने नज़रबंदी से भी यानी कह लें कि सबकी नज़र से बचते हुए 26 जनवरी 1941 ईस्वी को अफ़गानिस्तान होते हुए पहुंच गए जर्मनी। और जर्मनी पहुंचने के बाद वहां मुलाकात हुई इनकी हिटलर से, फ्यूहरर से मुलाकात हुई। मुलाकात भी क्या खास अंदाज में हुई थी। जब फ्यूहरर का एक दूत इनके पास आता है और कहता है, जाकर के उनसे पूछो कि उनका राजनीतिक अनुभव क्या है। अपने राजनीतिक अनुभव को बताते हुए नेताजी ने कहा था, जाकर के कहना मेरा जन्म राजनीति में हुआ है, मेरे अंदर जो सांसें चल रही है वो राजनीति की है, खून जो बह रहा है वो राजनीति का है, यूं समझ लो संपूर्ण अस्तित्व मेरा राजनीति का है। इससे अधिक मेरा राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं है। फिर फ्यूहरर से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इन्होंने वहाँ पर जो भारतीय सैनिक जो बंदी थे, जो इंग्लैंड की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए थे और बंदी हो गए थे इटली और जर्मनी में, उनके सहयोग से उन्होंने एक सेना का संगठन किया, भारतीय मुक्ति सेना, फिर इंडियन लीजन जर्मनी में गठित किया। फिर इसके बाद टोक्यो पहुँचे, जापान, जहां पहले से ही आज़ाद हिंद फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, उसकी कमान संभालते हैं। और वहां से कमान संभालने के बाद जापान के सहयोग से सिंगापुर के होते हुए फिर भारत के पूर्वी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करते हैं। लेकिन उससे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप को जापानी के सहयोग से इन्होंने मुक्त करा दिया अंग्रेज़ों से। और जब इसे मुक्त किया गया तो जापानी सेना ने इसे उस सरकार को सौंप दिया जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था 21 अक्टूबर 1941 ईस्वी को। सिंगापुर में उन्होंने अस्थायी सरकार, लेकिन स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। खुद उसके प्रधानमंत्री थे। और ख़ास बात ये थी कि दुनिया के 9 देश, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान सम्मिलित थे, जर्मनी, इटली, जापान सहित 9 देशों ने इसका समर्थन भी किया था। और अंडमान निकोबार द्वीप को जापान ने इसी अस्थायी सरकार को सौंप दिया। सुभाष बाबू ने इन द्वीपों का नाम बदला। अंडमान का नाम उन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम उन्होंने स्वराज द्वीप रखा। फिर
भारत के पूर्वी क्षेत्र से जापानी सेना के साथ प्रवेश कर रहे थे। बड़ी मजबूती के साथ इनके कदम बढ़ भी रहे थे। रामू पर, कोहिमा पर, पलेल पर, द्वीप पर आदि क्षेत्रों में आज़ाद हिंद फौज की सेना पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी एक अजीब वाक़या होता है। अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराया जाता है सिंगापुर पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाते हैं। और अपने मित्र की ऐसी स्थिति देखकर 18 अगस्त 1945 को यह शेर, यह योद्धा अपने मित्र को ऐसी दशा में कैसे छोड़ सकता है। यह रुक करते हैं हवाई यात्रा से, यह जापान की ओर रुक करते हैं। एक संशय भरी सूचना, संदेहास्पद सूचना, जिस पर भारतीयों को तब भी यकीन नहीं हुआ था और बहुत लंबे समय तक ये विवाद बना रहा कि सुभाष बाबू क्या उस हादसे में अपनी सांसें छोड़ चुके थे या उसके बाद भी वो जीवित थे। ये संदेह में घेरे में रह गया। लेकिन 18 अगस्त 1945 को वह भारत माँ का शपथ सदा सदा के लिए भारतीय सेवा से, भारत की राजनीति से, भारतीय स्वतंत्रता का वो जो दीप जलाए फिर रहा था, उसको उसके हाथों से छूट गया। हालांकि यह स्वतंत्रता का दीप आज बहुत प्रकाशित हो रहा है और ज़रूरत है कि इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें, उनकी यादों, उनके जो महान योगदान है इसको हम लोग याद करते रहें। इसी तरीके की कुछ कहानियों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी की जीवनी पर अगर आप को विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी पूरी जीवनी पर जो सबसे बेहतर संकलन है वो स्प्रिंगिंग टाइगर है, आप उसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।